तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएट्री सेक्शन को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी सबसे पहली पोएम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन पोएट हैं और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस पोएम में ये बताया है कि किस तरह से जो एक स्नो है उसके गिरने से पोएट का मूड चेंज हो जाता है। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगी कि इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से जब पोएट का मूड ख़राब होता है और उसके ऊपर जब धूल के कण, यानी इसमें धूल मिट्टी को नहीं कंसीडर किया गया है, इसमें कंसीडर किया गया है बर्फ़ के छोटे छोटे जो कण हैं, उनको कहा गया है डस्ट ऑफ स्नो। तो जब वो पोएट के ऊपर गिरती है तो पोएट को कैसा फील होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी फर्स्ट पोएम है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। बहुत छोटी सी 8 पंक्तियों की ये कविता है। पहले हम पढ़ेंगे शुरू की 4 पंक्तियाँ और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आखिर की 4 पंक्तियाँ। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको मैं पहले बता देती हूँ ताकि आपको कविता को समझने में आसानी हो। क्रो का मतलब होता है कौवा, आप सब लोग जानते ही होंगे। शुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिरा देना। डस्ट का मतलब होता है धूल, लेकिन इस कविता में धूल क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। स्नो का मतलब होता है बर्फ़, और हेमलॉक जो है वो एक विशैला पेड़ होता है जिसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल जिसके अंदर आते हैं। छोटे छोटे सफ़ेद फूलों वाला एक विशैला वृक्ष है हेमलॉक ट्री। चेंज का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन, और र्यूट का मतलब होता है पछतावा करना। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी वो तरीका, एक ऐसा तरीका जिससे कि एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल गिरा दी। बर्फ़ की धूल यहाँ पे मतलब है कि छोटे छोटे जो बर्फ़ के कण हैं उसको यहाँ पे डस्ट का नाम दिया गया है। ये मिट्टी वाली डस्ट नहीं है, ये छोटे कण हैं, इसलिए यहाँ पे डस्ट यूज़ किया है। कि जब आपने देखा होगा कि बर्फ़ गिरती है पहाड़ों पे तो बहुत छोटे छोटे बर्फ़ के कण होते हैं जो इकट्ठे होकर बहुत सारी आपको बर्फ़ दिखाई देती है। तो कहने का मतलब कवि का ये है कि द वे यानी वो तरीका जिसके द्वारा अ क्रो यानी कौवा, शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन यानी हिलाकर गिराया नीचे मेरे ऊपर। और क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो। और उसने क्या गिराया? मेरे ऊपर छोटे छोटे जो स्नो के कण हैं वो उस कौवे ने जब मेरे ऊपर गिराए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और कहाँ से गिराए? एक हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से वो गिराए। अब इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि वो जो डस्ट गिराई है या जो स्नो गिरी है उस पोएट के ऊपर, वो कौवा आया है तब गिरी है, उड़ा है तब गिरी है, हिला है वहाँ पेड़ के ऊपर तब गिरी है, कैसे गिरी है वो मेंशन नहीं है। लेकिन कवि सिर्फ इतना कहता है, उसका कहने का मतलब कि मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई किसने? एक कौवे ने। अब यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री है उसको कंपेयर किया गया है कवि के मन से, कि उस समय कवि के मन में किस तरह के विचार चल रहे थे। यानी कि उसके जो विचार थे वो बहुत ही निराशा वाले विचार थे। कौवे को और हेमलॉक ट्री को, दोनों को निराशा का सूचक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि ये एक बहुत ही बैड ओमन है, कौवा दिख जाना या फिर जो हेमलॉक ट्री अगर दिख जाए तो वो एक अशुभ संकेत माना जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें उसने ली हैं पोएट ने, एक तो कौवा और दूसरा हेमलॉक ट्री। दोनों ही अशुभ संकेत करते हैं, अशुभता की तरफ हमें ले जाते हैं। लेकिन अब कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें, कई लोग बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और किसी की बातों में भी आ जाते हैं, दूसरी बातों का उनके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह को, उसी वे को, उसी विचारों को बदलने के लिए ये कविता लिखी है कि हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पे या जो लोग कह रहे हैं या जो पुराने अंधविश्वास चले आ रहे हैं उनको हमें नहीं मानना चाहिए जब तक कि हमारे साथ कुछ गलत घटित नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, ये आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
क्यों? क्योंकि बिल्ली एक प्राकृतिक जीव है जो जा रही है अपने रास्ते से, तो वो आपका कोई नुकसान नहीं करती। उसी तरह से घर से बाहर निकल रहे हो, छींक आ जाती है तो कहते हैं भाई छींक दिए, अब थोड़ी देर बैठ जाओ, पानी वानी पी लो, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ये भी एक गलत अवधारणा है, क्योंकि ऐसा मैंने भी महसूस किया अपने जीवन में कि इस तरह की चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। तो गलत चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि यही कह रहा है कि जैसे कि मेरा मूड बहुत ख़राब था, मेरा मन उदास था, मैं बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट मूड में बैठा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, या मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक हो चुका था। यानी जिस तरह से हेमलॉक ट्री को एक बुरा माना गया है, उसी तरह से वो कहता है मेरे मन की स्थिति एकदम बुरी हालत में थी। लेकिन तभी जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि आशा की किरण कहाँ से आई, उस विषैले पेड़ के ऊपर पड़ी हुई बर्फ़ जब मेरे ऊपर गिरी, तभी मेरा तुरंत मूड चेंज हो गया और मेरा मूड जो है वो अच्छा हुआ। कैसे? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और उस बर्फ़ ने मेरे हृदय को दिया, क्या दिया? एक मेरे मूड को, यानी मेरे जो मनस्थिति थी उसमें बदलाव कर दिया तुरंत, जैसे ही वो ठंडी ठंडी बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी, जो कि उस विषैले पेड़ के ऊपर थी। किस पे? हेमलॉक ट्री के ऊपर, जिसको शुभ नहीं माना जाता। गिराने वाला कौन था? वो कौवा था, जिसको भी शुभ नहीं माना जाता। लेकिन जैसे ही वो बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी, उनकी हलचल से, कौवे की हलचल से जैसे ही वो बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी, उसने मेरे मूड को तुरंत चेंज कर दिया। तो मैं नहीं मानता कि हेमलॉक ट्री या कौवा जो है वो मेरे लिए अशुभ है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने तुरंत मेरे मूड को चेंज कर दिया। जिस तरह के भाव मेरे दिमाग में चल रहे थे, जितना मैं ज़्यादा दुखी था, उससे मैं तुरंत बाहर आ गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। जैसा कि हमने पढ़ा, र्यूड का मतलब होता है पछतावा करना। और उसने क्या करा? मेरे बचे हुए दिन को बचा लिया। जो आधा दिन तो मैं पछतावे में ख़राब कर चुका था, क्योंकि मैं दुखी था, पछता रहा था कि भी मुझसे कोई गलती हुई या कोई जो भी उसके दिमाग में चल रहा था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेशन में था। लेकिन जैसे ही वो बर्फ़ गिरी, उसका मूड चेंज हो गया और उसके जो पछतावे वाली जो फीलिंग थी वो बदल गई। और जैसे ही मूड चेंज हुआ, उसका कुछ काम करने का मन किया और उसका दिन जो है वो बढ़िया हो गया। उसने अपना बाकी का बचा हुआ दिन जो है उसको यूटिलाइज़ कर लिया, उसको ख़राब होने से बचा लिया, उसको पछतावे में ख़राब नहीं किया। तो यहाँ पर ये आपकी कविता जो है ये समाप्त होती है। इस कविता के द्वारा कवि हमें ये शिक्षा देना चाह रहा है कि प्रकृति आपके मूड को कभी ख़राब नहीं करती। प्रकृति हमेशा आपको मदद करने की कोशिश करती है। प्राकृतिक चीज़ें जो है उनको आपने ही अपने आप अलग अलग चीज़ों में बांट दिया है, हर एक चीज़ के साथ किसी चीज़ को जोड़ दिया है अच्छा और बुरा नाम देके, बल्कि ऐसा होता नहीं है। आपको ख़राब स्थिति से अच्छी स्थिति में लाने में भी प्रकृति आपकी मदद करती है, जैसे कि हेमलॉक ट्री ने और इस कौवे ने कवि के साथ किया। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक ही बार कोई चीज़ का दोहराव जब होता है तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। बहुत ही रियलिस्टिक ये पोएम है। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जब हम इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे, तब मैं आपको सारा का सारा इसमें समझा दूंगी। इसकी एक राइम स्कीम भी है जो आपको याद कर लेनी चाहिए। राइम स्कीम क्या होती है उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि जैसे हर पंक्ति इसमें बोली जा रही है, जैसे ये W पे ख़त्म हो रहा है, ये वर्ड भी W पे ख़त्म हो रहा है, तो यानी इसके लिए हम A बोलते हैं तो इसके लिए भी हम A बोलेंगे। यहाँ पे ये E से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ट्री में भी ये E से ख़त्म हो रहा है, इसको हम एक नाम दे देते हैं B, तो ये B हो गया। तो ये A B ये राइम स्कीम आपकी हो गई A B। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे T, वापस T है और यहाँ पे T है, तो ये दोनों फिर से A हो गए और एक लाइन छोड़ के ये D और D है तो इसको हमने B कह दिया। तो आपकी इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो बहुत सिंपल है। A B ये आपकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम हमेशा 4-4 पंक्तियों में लिखी जाती है, तो आप इसको लिखेंगे A B और A B। ये आपकी राइमिंग स्कीम है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अलंकृत करती हैं कविता को। तो एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है आपकी वो A B है, और बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। उससे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, ये आपकी बुक में से क्वेश्चंस नहीं हैं, ये मैंने इस पूरी कविता के कुछ आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपको पता होने चाहिए। हाँ,
हु शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो किसने हिलाकर गिराई। तो बहुत सिंपल है, आपको क्विज में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अ क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री, और वो ट्री का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ पे बैठा हुआ था। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री नेम्ड हेमलॉक, कौवा जो है एक पेड़ पे बैठा हुआ था जिसका नाम है हेमलॉक, उसकी टहनी पर बैठा हुआ था। वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑन पोएट बाय द एक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति ने ऐसा क्या काम किया और उसका क्या असर हुआ पोएट के मूड के ऊपर। द एक्ट ऑफ नेचर चेंज द मूड ऑफ द पोएट, प्रकृति ने जो काम किया उसके द्वारा, यानी जो प्रकृति से जो बर्फ़ गिरी वो तुरंत जो कवि है उसके मूड में चेंज ले आई, फ्रॉम सैड मूड टू हैप्पी मूड, और उसका जो खराब मूड था, उदास मूड था, वो हैप्पीनेस में बदल गया, यानी ऑप्टिमिस्टिक बन गया, पहले वो पेसिमिस्ट मूड में था। हिज सैड आइडियाज़ वर रिमूव्ड बाय दैट एक्ट ऑफ नेचर, और उसके जो बुरे विचार थे वो प्रकृति के इस अच्छे काम के द्वारा बदल दिए गए थे। What was the previous condition of the poet? Why was so? पहले कवि की क्या मनोदशा थी और बाद में क्या रही। The previous condition of the poet was dark and full of sorrowful. पहले कवि की जो मनोदशा थी वो अंधेरे में अपने आप को महसूस कर रहा था और बहुत ही चारों तरफ से दुख से और घिरा हुआ महसूस कर रहा था। उसके विचार जो हैं वो भी सारे के सारे नेगेटिव थे, गलत विचारों से घिरा हुआ था। It was so due to his सेंसिटिविटी टूवर्ड्स लाइफ, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति जो उसका एक सेंसिटिव नेचर था उसके कारण वो ये सब महसूस कर रहा था। बहुत ज़्यादा भावुक जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर प्रकृति का असर बहुत जल्दी पड़ता है, बातों का असर बहुत जल्दी पड़ता है और उतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है, जैसे कि वो बर्फ़ गिरते ही मूड चेंज हो गया कवि का। तो आई होप आपको ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी करेंगे सेकेंड पोएम जो कल की क्लास में हम करेंगे, और फायर एंड आइस उस कविता का नाम है, आप लोग उसको ज़रूर पढ़ के आइएगा। बाकी चीज़ें मैं आपको क्लास में बताऊंगी। खुश रहिए, थैंक यू, बाय बाय।